दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग को एक जवाब देना है। पिछला दिन का वीडियो से नोट से आप पढ़े होंगे तो आप जवाब दीजिएगा। ये जो मोहम्मद गजनवी हैं, उनके आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम था। तो आपको बताना है कि जो मोहम्मद गौरी थे, उनके आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। गुजरात का शासक कौन था, और यही शासक जो है पहली बार गौरी को भारत में हराया था। तो आप बताइएगा कि वो कौन था, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हम किसे मानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, लास्ट दिन बता चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसकी राजधानी हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, वो राजधानी जो है वो हुआ करती थी कहाँ पे, तो लाहौर। राजधानी लाहौर, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर। फिर राजधानी आपका दिल्ली बना इल्तुतमिश के समय। हाँ, दिल्ली कब बना, इल्तुतमिश के समय। और यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। वैसे लास्ट में जो है वो सिकंदर लोदी जो है राजधानी को आगरा परिवर्तित स्थानांतरित कर दिया था। वैसे बीच में एक और स्थानांतरण हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए थे कि दिल्ली से ले गए दौलताबाद, और दौलताबाद से फिर ले आए वापस दिल्ली। तो पहली राजधानी लाहौर, दूसरी दिल्ली, फिर दिल्ली से दौलताबाद ले गए मोहम्मद बिन तुगलक और वापस दिल्ली ले आए, और सिकंदर लोदी के समय में आगरा राजधानी बना। ठीक है। उसके बाद जो है राजभाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत का राजभाषा आपका फारसी हुआ करता था। ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत में भी फारसी, और अगला जो वंश आया आपका मुगल, वहां भी राजभाषा जो है वो फारसी हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली आ रहा है। देखिए, तो हम दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये दिल्ली सल्तनत हुआ। हाँ, दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे कई वंशों का जो है शासन रहा। कौन कौन से वंश हुए हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली शहर की हम बात कर रहे हैं। तो जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर, इसके फाउंडर हैं अनंगपाल। तोमर वंश का ये शासक था अनंगपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तोमर वंश का शासक अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे यदि, तो इस दिल्ली का पुराना नाम क्या है। तो इस दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, बाद में दिल्ली आया। और यहाँ से आगे का चीज जो है आगे आएगा तो हम लोग बताते चलेंगे। अभी जानते होंगे ये भारत की राजधानी है वर्तमान में। अब वापस दिल्ली सल्तनत पे आते हैं, और देखिए जो आपका दिल्ली सल्तनत है, ये 1206 से लेकर के 1526 तक इसका शासन रहा। और अंतिम जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसी इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत के बाद अगला जो वंश आया वो आपका क्या है, बाबर द्वारा स्थापित मुगल वंश। हम लोग यहाँ पे इब्राहिम लोदी तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सारा वंश देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश, गुलाम। उसके बाद आपका खिलजी, उसके बाद आपका तुगलक, उसके बाद आपका सैयद, और सैयद के बाद आपका लोदी। इसी लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। तो ये ऑर्डर पूछ देता है कई बार, बहुत लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जान रहे हैं उन लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, GKTSL, GKTSL। और कई कोडिंग है इसके। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि गुल खा ले तू साले, गुल खा ले तू साले। लेकिन वो गाली उल्ली हो जाता है, अच्छा बात नहीं है। ये ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट लेटर को लीजिए और याद कर लीजिए GKTSL। ठीक है। आप देखिए, आप हिस्ट्री का नाम सुन करके ही थोड़ा सा एकदम मतलब क्या बोलेंगे, लगता होगा मन में अजीब तरह का कि इतना सारा डेट, इतना लंबा हिस्ट्री याद कैसे रहेगा। लेकिन देखिए, परेशान एकदम नहीं होने का है। रीजन क्या है कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, ये 5 वंश शासक कई हुए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ही से पूछा जाता है। ठीक है, कुछ से ही पूछा जाता है। 99% क्वेश्चन जो है, 99 नहीं लेकिन आप 90% से अधिक मानकर चलिए
कि हम यहाँ बोर्ड पर अभी जिनका जिनका नाम लिखेंगे क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, तो देखिए कि कौन कौन मेन शासक है जिनसे क्वेश्चन आता है, आपका माइंड में पहले से होना चाहिए। तो इस गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही इससे। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट शासक हुआ वो इल्तुतमिश, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान और आपका फिर बलबन। आपको यहाँ पे इल्तुतमिश और बलबन में खूब कंफ्यूजन होगा जब पढ़ेंगे अभी तो, कि इल्तुतमिश कौन कौन सा काम किया और बलबन कौन कौन सा काम किया, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये 4 शासक ही हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन इधर उधर से बनता है। खिलजी वंश की चले बात करेंगे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये फाउंडर थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी। और किसी शासक से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा एक आधा आ गया वो अलग चीज है, इसी 2 से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी इतना चर्चित शासक है कि आप बहुत बार इसका नाम सुनते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा यदि जानेंगे तो ये अपने समय में जो मार्केट में रेट है मतलब गजब तरीके से कंट्रोल करता था। इतना कठोर कानून बनाया था, ये कानून बनाया था कि यदि कोई व्यक्ति कम तोलता है, डंडी मारता है, तो जितना कम तोले उस दुकानदार के शरीर से उतना ही मांस काट लेना है। बहुत खतरनाक आदमी था। और बोला कि यदि उस व्यक्ति का मांस कम पड़ जाए तो उसके रिश्तेदार वाला काट लेना है। ठीक है, इतना कठोर कानून। तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों क्यों ये सब किया, लेकिन उतना खतरनाक ये था, इतना तो जान लीजिए आप। ठीक है, चलिए उसके बाद तुगलक में बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये 3 शासक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। जब आपका फिरोज शाह तुगलक जैसे ही दिमाग में आया, फिरोज शाह तुगलक, तुरंत दिमाग में लाना है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। आजकल उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, लेकिन वहीं से आप ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये फिरोज शाह तुगलक ही पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वही फिरोज शाह तुगलक आदमी है। वैसे फिरोज शाह तुगलक मैंने बहुत बुरा शासक नहीं था, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश करना है, तभी आपको याद रहेगा, दिमाग में इमेज बनी उस शासक का। आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है, लेकिन वही चीज आपको यदि कोई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताए तो कम याद रहता है। उसका एक ही वजह है कि महात्मा गांधी का इमेज दिमाग में बना है, इनका इमेज नहीं बना है। तो आपको पहला जो काम करना है कि उसका इमेज बनाइए, एकदम उसको मन में उतारिए, छप जाए कहीं दिमाग में फिरोज शाह तुगलक, तभी रिलेट करके दूसरा चीज याद रहेगा। तो ये हुआ। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक वही आदमी है जो हम बताए थे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया और दौलताबाद से वापस जो है वो दिल्ली ले आया। इसको पागल भी कहा जाता है, हाँ पागल, रक्त पिपासु। ठीक है, वैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। ठीक है, उसके बाद सैयद में, तो सैयद में क्वेश्चन एकदम आता ही नहीं है, एकदम ना के बराबर क्वेश्चन आता है सैयद से। ठीक है, उसके बाद यदि लोधी वंश की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सिकंदर लोधी से क्वेश्चन आएगा, और इब्राहिम लोधी क्योंकि इसके समय में ही जो है ये खत्म हो गए। तो कितना लिखे हम, 4 यहाँ पे 2 3 यहाँ और यहाँ क्वेश्चन जो है आपका 90% क्वेश्चन यहीं से आता है, यहीं से या इससे जो जुड़ा हुआ चीज तो कहाँ ज्यादा है। ठीक, अब एक का करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये जो हैं वंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसमें जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, सबसे लंबे समय तक, वो है तुगलक। यहाँ नाम देखिए, सबसे लंबा नाम कौन दिख रहा है आपको, सबसे लंबा नाम दिखा आपको तुगलक। तो इसका जो शासन काल है वो सबसे ज्यादा दिन तक रहा। ठीक है, तुगलक का सबसे ज्यादा। वैसे पूरा डेट के सहित नोट्स में लिखा है, आप जरूर नोट्स पढ़िए, नोट्स जो है हम लोग पीडीएफ में डाल देते हैं, आप उसको करिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। ये बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा जो भी इस चैनल पर मिलेगा। अब हम लोग एक करके देखेंगे गुलाम वंश। देखिए, इस गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश भी कहते हैं।
मामलुक वंश। और जो शुरू के शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक और उनका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, उनको छोड़ करके बाकी सभी शासक जो है वो इलबरी तुर्क थे, इलबरी तुर्क थे। तो इसको इलबरी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभार शमसी वंश भी कहा जाता है। तो सब एक ही है जो बोले, गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबरी वंश या शमसी वंश। इंग्लिश में कहें तो स्लेव डायनेस्टी, और बाकी सब मामलुक इलबरी ही होगा। ठीक है, अब ये जो गुलाम वंश है शुरू हुआ 1206 से लेकर के और आपका जो है 1290 ईस्वी तक। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक जिंदा रहे नहीं, 1206 से लेकर के वनली 1210। ठीक है, हम लोग पीछे वाले क्लास में जान चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास हुआ करता था, माने गुलाम हुआ करता था गौरी का। भारत का क्षेत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका जो नाम है ऐबक, इस ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। ये रहने वाला था तुर्की का। कहाँ का रहने वाला था? तुर्की का, तुर्की का रहने वाला था। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये तुर्क साम्राज्य का फाउंडर है इंडिया में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि गौरी को क्या कहते हैं? मोहम्मद गौरी को मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। ये अफगान था, मूल रूप से अफगान क्षेत्र से था, और ये मूल रूप से तुर्क का था। गौरी के अंडर था, लेकिन मूल रूप से इसका जो जन्म है वो तुर्क का था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक जो है वो गौरी थे, लेकिन तुर्क साम्राज्य के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे, क्योंकि गौरी तो तुर्क था ही नहीं। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान का पाठ बहुत मतलब क्या कहेंगे अच्छे रिदम के साथ कर लेता था, अच्छे स्वर में कर लेता था। इसलिए इन्हें जो है वो कुरान ख्वां कहा गया, माने कुरान का पाठ करने वाला। और जब ये शासक बना था तो लाखों का दान दिया करता था, हाथी भी दान दिया करता था। इसलिए इसे कहा गया लाख बख्श। लाख और बख्श, बख्श माने होता है बखस देना, छोड़ देना। अब दान कर रहा है तो छोड़ ही ना दे रहा है। ठीक है, और हाथियों का भी दान किया करता था, इसलिए कहा गया पील बख्श। ठीक है, और इसकी जो दानशीलता है, उदारता है, इसके कारण इसे हातिम द्वितीय कहा जाता है। हातिम द्वितीय, आप हातिम का नाम सुने होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो वेट करिए। ठीक, अब जब ये शासक बने तो इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। अपना राजधानी कहाँ पे रखा? लाहौर। उसका वजह क्या था? उसका वजह था कि देखिए कि ये शासक जब बने, हम लोग जानते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर के विवाद था। ठीक है, तो यदि तुर्क तरफ से या अफगान तरफ से कोई आक्रमण करे तब उनको उधर ही रोक ले, इसीलिए अपना राजधानी दिल्ली ना रख के लाहौर में रखा, लाहौर में रखा ताकि उधर ही रोक ले और हैंडल करने में भी सहूलियत होता, इसलिए उधर रखा। क्योंकि लाहौर तक उसका था ही क्षेत्र, लाहौर के आसपास भी था, तो राजधानी वो वहां पे बनाया। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक के छोटे से कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब कौन कौन सा काम हुआ, तो देखिए सबसे पहला बात ये कि पहला जो ध्यान रखना है कि इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये हमेशा जो है वो सिपह सालार का ही पदवी से संतुष्ट रहा। सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। ये गौरी के सेनापति थे, तो हमेशा इसी पदवी से ही ये संतुष्ट रहे, सुल्तान की उपाधि नहीं कभी इन्होंने धारण किया। ठीक है, और न ही इन्होंने कभी अपना नाम से खुतबा पढ़वाया। ये खुतबा क्या होता है? तो जब शासक अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाता है सिक्के पर
या कहीं दूसरे जगह तो उसी को खुतबा कहा जाता है। तो शासक की तारीफ में जो कुछ भी लिखा जाता है उसी को खुतबा कहा जाता है। तो इन्होंने न तो कभी खुतबा लिखवाया, न तो कभी सुल्तान की उपाधि ली। सही। अब इसके समय में जो कुछ भी भवन स्मारक बने उसमें से 3 महत्वपूर्ण है। एक तो आपका जो है वो कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार इन्होंने क्यों बनाना शुरू किया? तो इनके गुरु थे बख्तियार काकी। उन्हीं के सम्मान में जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पूरा नहीं करवा पाया, शुरू करवाया। बाद में जो इल्तुतमिश हैं उन्होंने कुतुब मीनार का कार्य जो है वो कंप्लीट करवाया, इल्तुतमिश। ठीक है। फिर आंधी से जो है उसका कुछ भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिर आपका जो है फिरोज शाह तुगलक जो है उसको फिर मरम्मत करवाया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 लोग का नाम आता है। कुतुब मीनार की शुरुआत कराने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा करवाया इल्तुतमिश, और फिर बाद में जो है मरम्मत करवाया फिरोज शाह तुगलक। आपको इतना ही चीज याद रखना, इससे ज्यादा रखिएगा तो आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे, गलत होगा। किताब में कुछ एक्स्ट्रा लिखा रहता है, एकदम नहीं देखना है, नहीं तो एक भी नहीं सही कर पाइएगा आप। अब ये कुतुब मीनार जो है इसका हाइट जो है 238 फीट है, और यदि मीटर में देखेंगे तो 72.5 मीटर होता है। भारत का ये सबसे ऊंचा मीनार है। फिगर में सब लोग देखे होंगे, रेलवे के एग्जाम में इसका हाइट भी पूछा हुआ है, 238 फीट। अब अगला क्या था? तो अगला था आपका कुव्वत उल इस्लाम। ये क्या है? तो ये मस्जिद है। मस्जिद तो जानते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर उसी तरह से इस्लाम धर्म में क्या? मस्जिद। और ये उत्तर भारत का पहला मस्जिद है। दक्षिण भारत में एक मस्जिद काफी पहले ही, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण नहीं हुआ था उससे पहले ही दक्षिण भारत में जो है वो स्थापित हो गया था, क्योंकि अरब के व्यापारी वहां आया करते थे। उत्तर भारत का ये पहला जो है मस्जिद होगा, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है। और एक आपका बना है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी मस्जिद ही है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया ये अजमेर में, एकदम ध्यान रखना है, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान इसी क्षेत्र का शासक हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि 2.5 दिन में पूरा हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन झोपड़ा रख दिया गया। ठीक है। तो क्या? कुतुब मीनार दिल्ली में, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वो अजमेर में। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना, यहाँ पे पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, और यहाँ पर पहले जो है मंदिर हुआ करता था। ठीक है। रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उससे पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था। बहुत पहले पूछा है रेलवे में, बहुत पहले, 2010 से भी पहले होगा। ठीक। अब फिर 1210 ईस्वी में ही जो है चौगान खेलते वक्त, चौगान को पोलो भी कहते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। POLO, 4 गो अल्फाबेट, 4 खिलाड़ी होता है, याद रखने की। तो चौगान खेलते वक्त जो है घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। घोड़े से ही खेला जाता है। तो कहाँ मृत्यु हो गई? सोचिए कहाँ खेल रहा होगा, इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो वही ना खेल रहे होंगे। तो गिर करके मृत्यु हो गई। आप सोचिए राजधानी वहां है, गिरा वहां पे, तो दफनाया भी वहीं गया होगा। तो ऑब्वियस है लाहौर में ही दफनाया गया। हालांकि ऐसा तो कुछ रूल नहीं कि वहीं दफनाया जाए, लेकिन वहीं दफनाया गया है। तो मकबरा पूछता है कि कहाँ पे, तो लाहौर में। ठीक है। तो इतना सारा चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और नोट्स भी आप पढ़िए, नोट्स में और भी लिखा हुआ है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ध्यान रखिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनका उत्तराधिकारी माने इसके बाद जो शासक बना वो थे आराम शाह। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आराम शाह, ये आराम करने वाला व्यक्ति था, आराम तलब, आराम करता था, योग्य शासक नहीं था। ठीक है। तो ये ज्यादा दिन तक रहा नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, और ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर माने राज्यपाल समझ सकते हैं अभी का। ठीक है। तो जब आराम शाह शासक बने तो कुछ ही दिन के बाद जो है इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी, खुद शासक बने। इसका शासन ज्यादा दिन तक रहा नहीं,
और ऐसा कुछ महत्वपूर्ण घटना भी नहीं है। तो अगला जो हमारा शासक इंपॉर्टेंट है वो आपका है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिए एकदम। इल्तुतमिश देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है उसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है अभी आप यहाँ पर देखेंगे। पहला बात तो ये ध्यान रखिए कि राजधानी जो लाहौर हुआ करता था, ये राजधानी यहाँ पर ले आया इन्होंने, कहाँ पे, दिल्ली में। दूसरी बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ये पहला शासक था जिन्होंने खलीफा से, खलीफा मतलब वही इस्लाम का सर्वोच्च नेता, गुरु, खलीफा, तो खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि हासिल की। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है। तीसरा चीज क्या है यहाँ पे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने अपना सिक्का चलाया नहीं था, सिक्का, और इन्होंने जो है वो सिक्का चलाया अपना दो, एक तो आपका टक्का और एक आपका जीतल, एक टक्का और एक आपका जीतल। आप जानते होंगे बांग्लादेश का जो करेंसी अभी भी टक्का कहलाता है, टक्का कहलाता है, लेकिन ये टंका है। तो टंका और जीतल, ध्यान रखना है कि ये टंका जो है वो सिल्वर का बना होता था, और ये जीतल जो है, जीतल ये किससे बना होता था, तो तांबा से, कॉपर से। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली लाया, सुल्तान की उपाधि हासिल की, सिक्का चलवाया। इसके अलावे पहली बार जो है, मतलब ये पहला ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में जिसका मतलब कुछ डर था, भय था, जिसको लोग सुल्तान की नजर से देखते थे। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभुसत्ता, डोमिनेंस। तो पहली बार जो इस क्षेत्र में शासक का प्रभाव, डोमिनेंस देखने को मिला। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि जो भारत में मुस्लिमों की संप्रभुता है, डोमिनेंस, वो शुरू हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल से ही। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण हम लोग इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, इल्तुतमिश को। ठीक है। चलिए अब देखिए कि इल्तुतमिश के शासक बने कुछ ही दिन हुए थे, हम बोल रहे हैं कुछ ही दिन हुए थे, कि चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करता हुआ भारतीय सीमा तक पहुंच गया। मंगबरनी, ये मंगबरनी क्या है, तो ख्वारिज्म एक क्षेत्र है, वहीं का ये राजकुमार हुआ करता था। ठीक है, मंगबरनी। अब इन्हीं का पीछा करता हुआ जो है आपका चंगेज खां जो है आ गए कहां तक, तो भारतीय सीमा तक। ये मंगबरनी जो है इल्तुतमिश से सहायता मांगे कि हमको जो है हेल्प करिए। यदि इल्तुतमिश हेल्प करते तो हो सकता था कि चंगेज खां गुस्सा जाते पर आक्रमण कर देता, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया, और इस तरह से जो खतरा था दिल्ली पर आक्रमण होने का वो टल गया। ठीक है। तो चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया नहीं, मंगबरनी का ही पीछा करके फिर उधर वापस चला गया। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में लिख देता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किसका हुआ था, तो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। आक्रमण किया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो आपको करना पड़ेगा चंगेज खान। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है, इन्होंने अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया। तो अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने दो काम किया। एक तो इन्होंने जो है वो चालीसा दल, तुर्क जो सरदार हैं उनका एक ग्रुप बनाया 40 सरदारों का, जो इन्हें हेल्प करता था। जिस तरह से अभी मंत्री परिषद हुआ करता है, समझ सकते हैं, ठीक उसी तरह से चालीसा दल का गठन किया, 40 तुर्क सरदारों का। सरदार कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि राजा के नीचे जो है वो सरदार हुआ करते थे। तो वही 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसका नाम क्या था, चालीसा दल। ये ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के समय में बना चालीसा दल, और फिर आगे आया बलबन। उन्होंने जो है इस व्यवस्था को जो है वो समाप्त कर दिया। शुरू करने वाले ये हैं इल्तुतमिश। तो पहला काम ये किया इन्होंने। दूसरा जो काम है, इन्होंने इक्ता व्यवस्था शुरू किया। ठीक है। ये इक्ता व्यवस्था क्या है, देखिए, सैनिकों को जो है वेतन के बदले भूमि दे दिया जाता था, उसी भूमि को ही इक्ता कहा गया। इक्ता दैट मीन्स भूमि। तो वेतन ना दे करके भूमि दे दिया जाता था, और वही जो है इक्ता व्यवस्था कहलाया। और जिसे मिलता था भूमि उसे कहते थे इक्तेदार, इक्तेदार। तो इससे हुआ क्या
कि ये ज्यादा से ज्यादा सैनिक रख पाया। तो ये दो इंपॉर्टेंट और चीज है यहाँ से जो एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण, ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ। पूरे दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का जो भय है वो हमेशा छाया रहा। ठीक है, मंगोलिया वाला क्षेत्र समझना है, चीन के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो मंगोलिया अभी भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र है अधिकतर। तो वहां के जो है बहुत सारे शासक आक्रमणकारी हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया। तो वही मंगोल आक्रमण में जो है इनका बेटा मारा गया। ठीक है, इनका बेटा मारा गया, और जो इनका बेटा मरा इन्हीं के मकबरा पर इन्होंने जो है पहली बार गुंबद का निर्माण करवाया। गुंबद मतलब इस तरह का जो शेप है ना, उसी को कहते हैं गुंबद। ठीक है, तो पहली बार जो है मकबरे पे गुंबद टाइप का शेप बनाया गया। तो इसीलिए जो है इन्हें भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये आपका इल्तुतमिश से इतना मेन चीज था, नोट्स जरूर पढ़िए। इसके बाद जो अगला शासक आया इल्तुतमिश के बाद, वो अगला शासक था आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके समय में वैसा कुछ महत्वपूर्ण घटना है नहीं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय में। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो हैं, इन्हीं के समय में इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब ये बने रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक, तो ये भी जो है वो अयोग्य शासक थे। इनके समय में भी जो है अस्त व्यस्त हो गया पूरा दिल्ली, अव्यवस्था का माहौल था। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दिन जो है वो दिल्ली से बाहर थे, दिल्ली से बाहर विद्रोह हो गया था, तो ये विद्रोह को दबाने के लिए गए थे। तो ठीक उसी समय जो है रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसने जो है मौका पा करके लाल वस्त्र धारण करके जो है वो दिल्ली की सड़कों पर उतर गई। लाल वस्त्र, अब बोलिएगा लाल वस्त्र क्यों? तो ये इल्तुतमिश के समय से ही चला आ रहा था कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र धारण करता था। तो रजिया सुल्तान भी बोली कि न्याय करिए और हमको शासक बनाइए, हम योग्य हैं, देखिए हम दिल्ली को कैसे सुधारते हैं। तो इससे लोग परेशान हो चुके थे। तो फिर जो दिल्ली के जो जनता थी उन्होंने जो है रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। तो जो अगला शासक जो बनी वो रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की क्या है, पुत्री, और ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला है। दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं कि पहली और एकमात्र महिला है, और पहला मुस्लिम शासिका तो होगा ही, मतलब महिलाओं में। ठीक है, तो अगला हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो रजिया सुल्तान के बारे में देखने जा रहे हैं। अब रजिया सुल्तान के बारे में सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये है महिला। तो महिलाओं को बेगम कहा जाता है, लेकिन ये महिलाओं जैसी रहती नहीं थी। पुरुषों का वस्त्र धारण करती थी, टोपी लगाती थी, घोड़े पर चढ़ करके जो है युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी, माने पुरुषों जैसा हुआ करता था, इसलिए इन्हें बेगम नहीं सुल्तान कहा गया। एक और क्या गलती रहा कि इन्होंने एक अफ्रीकी को, उनका नाम था जलालुद्दीन याकूत, इन्हें जो है अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। अश्वशाला, अश्व माने घोड़ा, और जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है वही आपका अश्वशाला है। इस समय घोड़े का काफी महत्व हुआ करता था, क्योंकि युद्ध में यूज हुआ करता था, और ये एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ये पद किसी तुर्क को न देकर के अफ्रीकी को दे गया, तो इसे तुर्क सरदार जो है काफी खफा हो गए। अब इसी में एक आपका भटिंडा के सूबेदार हुआ करते थे, उनका नाम था अल्तुनिया, ये तुर्क थे। ये जो है इतना खफा हुए कि इन्होंने जो है वो विद्रोह कर दिया, ठीक, आक्रमण कर दिया, और विद्रोह करके आक्रमण करके जो है रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, किसने? अल्तुनिया ने। और इसका नाम जो है याकूत है, और ये आपका अल्तुनिया है, बंदी बना लिया। तो अब रजिया सुल्तान क्या करती? तो रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से शादी कर ली। वैसे अल्तुनिया उसको बोला ही था, या शादी कर लीजिए, नहीं तो हमको दिल्ली जो सल्तनत है वो सौंप दीजिए। तो रजिया सुल्तान जो है वो शादी कर ली, किससे? अल्तुनिया से। अब ये चीज जो सारा हुआ, बंदी बनाना और वगैरह, सारा भटिंडा में हुआ था। रजिया सुल्तान वहीं पे गई थी उसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। अब फिर जब भटिंडा से दिल्ली चली, ये दोनों ही, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, तो बीच रास्ते में ही एक बहराम शाह, ये इल्तुतमिश का ही पुत्र था, बहराम शाह ने
बीच रास्ते में ही इन दोनों को रोक लिया। रोक नहीं लिया, एक्चुअल में इन लोग पहले से रुके थे। तो वहीं पे चारों तरफ से घेर करके जो है इन दोनों की, रजिया सुल्तान की और अल्तुनिया की, दोनों की ही हत्या कर दी। दिल्ली पहुंच भी नहीं पाए। एक गाना भी आप सुने होंगे, अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। वो यहीं से शायद आया हुआ है गाना। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी गई बहराम शाह के द्वारा। तो आप देख सकते हैं रजिया सुल्तान बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाई, हत्या हो गई। अगला जो शासक है वो बहराम शाह बना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पूछता है कि जो रजिया सुल्तान है क्यों नहीं सफल हो पाई। तो उसके पीछे तो वजह कई है। एक तो है कि तुर्क सरदार कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला पद पे रहे, और दूसरा जो मतलब तुर्क सरदार की महत्वाकांक्षा, और एक तो कह सकते महिला। तो ऑप्शन यदि बहुत सारा दे दिया तो उसमें जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन होगा, आप खुद सोचिए, महिला होना। क्योंकि महिला होने के कारण ही तो विरोध किया जा रहा था, तुर्क सरदार जो भी विरोध कर रहे थे। तो सबसे बड़ा रीजन था आपका महिला होना, सफल होने का सबसे मेन कारण महिला होना। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका बहराम शाह अगला शासक हुए, तो इस बहराम शाह ने क्या किया। ठीक है, तो जो तुर्क सरदार थे जानते हैं, तब उस तुर्क जो सरदार चालीसा दल, उनसे इनको खतरा महसूस हुआ। तो इन्होंने क्या किया, तो एक नया पद क्रिएट किया, प्रधानमंत्री की तरह समझ सकते हैं। और उस नए पद का नाम रखा गया मामलिकात, नायाब ये मामलिकात, प्रधानमंत्री की तरह नायाब ये मामलिकात। और पहली बार जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई इस पद पर, उस व्यक्ति का नाम है एतगिन। ठीक है, एतगिन। तो ये ध्यान रखिए कि ये पद किन्होंने क्रिएट किया, तो बहराम शाह, और पहली बार इनकी नियुक्ति हुई एतगिन। और ऐसा दूसरा कुछ काम इनके समय में नहीं है। ठीक है, अब देखिए बहराम शाह के बाद जो अगला शासक बना वो था आपका अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके समय में चालीसा दल का हेड हुआ करता था बलबन। चालीसा दल का हेड कौन हुआ करता था, बलबन। ठीक है, अब यह जो बलबन है, इससे इसकी शत्रुता बढ़ी। तो बलबन ने क्या किया कि इन्हें कैद कर लिया। ठीक है, और कैद कर लिए तो फिर अगला जो शासक आए वो नसीरुद्दीन महमूद। आप मत ज्यादा परेशान होइएगा, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन ज्यादा कहां से बनता है। बीच में जो एक आध क्वेश्चन बनता है वो हम बताते जा रहे हैं। तो अगला जो है आपका नसीरुद्दीन महमूद। शुरू से देखते हैं तो सबसे पहले ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, और आपका इल्तुतमिश के बाद जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है ये आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके समय में कुछ है नहीं, और उसके बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद। हिस्ट्री है, अब जितना अधिक से अधिक बार आप देखेंगे आपका उतना ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। और हम तो बोलेंगे कि कम से कम 2 बार आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो नसीरुद्दीन महमूद बने, बलबन के सहयोग से बने। और एक आप और यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो बलबन है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था। पुत्री का विवाह जो है इनसे किया था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह इससे किए थे। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद से। ठीक है, चलिए अब नसीरुद्दीन महमूद के साथ एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वेतन नहीं लिया करते थे। ठीक है, तो अपना जो जीवन है कैसे चलाते थे, टोपी सीते थे, और उसे जो कुछ पैसा मिलता था उसी से जो है अपना जीवन यापन चलाते थे। ठीक है, चलिए अब नसरुद्दीन महमूद के बाद जो है अगला शासक बलबन हुआ, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बलबन से। तो देखिए अब हम लोग जो है वो बलबन ही देखेंगे। ठीक है, बलबन के बारे में एकदम बलबन ध्यान से देखिए। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो बलबन के बारे में देखिए, ये बलबन खुद जो है चालीसा दल का हेड हुआ करता था, लेकिन इनको पता था कि ये यदि चालीसा दल रहा तो कभी सुल्तान जो है वो शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। और अभी तक आप देखते होंगे कि कितना अव्यवस्था का माहौल है। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने पहली बार क्या किया, तो चालीसा दल को नष्ट कर दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। आप नाम में देखिए बल, कोई भी चीज समाप्त करना है तो बल चाहिए,
और बल बन ने इन्होंने पहला जो काम किया कि चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो इल्तुतमिश के परिवार के जितने भी मेंबर थे उन सभी मेंबर को मरवा दिया जान से सीधे, और कोई भी यदि इनका विरोध करते थे तो उनको भी ये मरवा देते थे। इनकी ये जो नीति है वो कहलाई लौह एवं रक्त नीति। लौह एवं रक्त नीति, इसका क्या मतलब होता है? लौह का मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला, और रक्त मतलब जानते ही हैं कि खून भी बह जाएगा यदि हमारे रास्ते में आएंगे तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाए अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए। वैसे लौह एवं रक्त की नीति से 3 लोग संबंधित हैं। एक तो ये बलबन है ही, ताकत रहेगा तो लोहा ही होगा। और आप जानते होंगे जब पढ़े वर्ल्ड हिस्ट्री तो जर्मनी का एक हुआ करता था शासक बिस्मार्क, इन्हें भी कहते हैं लौह एवं रक्त नीति इन्होंने भी पालन किया था, और इन्हें आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है, भारत में भी आयरन मैन है, किन्हें कहते हैं उम्मीद करते हैं सब लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो पहले इन्होंने जो है ये 2 काम किया। उसके बाद देखिए कि अपना जो प्रभाव है और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो 2 प्रथा का शुरुआत करवाया। 2 प्रथा, 2 सिस्टम। क्या क्या? एक प्रथा जो है आपका सिजदा और एक आपका पाबोस। ये दोनों ही गैर इस्लामिक है। इस्लाम में इस तरह का जो है प्रथा प्रचलित नहीं है, लेकिन इन्होंने ये दोनों ही प्रथा शुरू करवाया। इस सिजदा में क्या होता था, तो सुल्तान के सामने जो है वो सर झुकाया जाता था। इस्लाम में केवल अल्लाह के सामने ही सर झुकाना है, दूसरा किसी व्यक्ति के सामने नहीं। और इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे सामने भी सर झुकाओ। ठीक है, क्यों बोला हम बताते हैं। और ये पाबोस क्या था, तो पेट के बल पर बैठ करके नहीं, एकदम सो करके सुल्तान के पैर को चूमना। इसमें झुक करके सलाम करना है, और इसमें पाबोस में पैर होता है, तो पैर को चूमना एकदम पेट के बल पे एकदम लेट के। ठीक है, ये दोनों पर था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इससे पहले ही इन्होंने जो है वो खुद को जो है वो अल्लाह का, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया कि हम जो हैं अल्लाह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है किंगशिप थ्योरी ऑफ गॉडेस। किंगशिप थ्योरी ऑफ गॉडेस माने राजत्व का देवीय सिद्धांत। किंगशिप कहां से आया है? किंग से आया है। किंग से किंगशिप, फ्रेंडशिप, किंग से किंगशिप। तो किंगशिप थ्योरी ऑफ गॉडेस, इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि जो किंग होता है वो गॉड का ही प्रतिनिधि होता है। तो जब हम गॉड के प्रतिनिधि हैं तो हमारे सामने तो सर झुकाना ही होगा, हमारा पैर तो चूमना ही होगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण हम असीम शक्ति, असीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम शक्तियों का मालिक है। तो हमारा मन हम जो चाहें वो करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से भी। ठीक है, चलिए अब अगला चीज यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है भारत में नौरोज त्योहार शुरू करवाया। नौरोज ये पारसियों का त्योहार है। ठीक है, पारसी धर्म, जिस तरह से हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, उसी तरह से क्या पारसी धर्म। पारसी धर्म मूल रूप से फारस का है। फारस माने अभी का ईरान समझना है। ठीक है, तो नौरोज त्योहार इन्होंने शुरू करवाया। अभी भी जो है वो आप देखे होंगे, जहां भी पारसी धर्म के लोग रहते हैं उन लोग ये त्योहार जो है धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह से हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है ना, दूसरी तरह से पारसी धर्म में जो है ये त्योहार है आपका नौरोज। ठीक है, चलिए और यहाँ पर और चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इन्होंने फिर और क्या सुधार किया, तो देखिए इन्होंने वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग कर दिया। वित्त विभाग और सैन्य विभाग को अलग कर दिया। ठीक, ये सारा इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी जाने कि जो मंगोल है उनके आक्रमण का खतरा हमेशा रहा करता था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे। तो इन्होंने जो है वो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए जो पश्चिम उत्तर सीमा है, मतलब ये इधर दिल्ली है तो इधर उत्तर और इधर पश्चिम। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो है इन्होंने दुर्ग बनाना शुरू किया। दुर्ग दैट मीन्स किला। ठीक है, और अपने पुत्र को जो है वहां पे नियुक्त किया उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन इनका पुत्र जो है वो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया। ठीक है, ये दुर्ग किला क्या होता है, तो सुरक्षा के लिहाज से बनाया जाता है दुर्ग और किला। यहाँ पे सैनिकों को रख सकते हैं, हथियार रखा जा सकता है,
और बाकी जरूरी जो चीज है वो यहाँ पे रखा जा सकता है, ताकि आक्रमण के समय जो है वो यहाँ से जाके लड़ना ना पड़े, वहीं से हम उसका मुकाबला कर सकें। तो इसलिए बनाया जाता था दुर्ग या किला। ठीक है, अब देखिए कि इनके बाद जो है कोई महत्वपूर्ण मतलब कोई ऐसा बड़ा शासक हुआ नहीं, तो ये अंतिम प्रभावशाली शासक है। अगला जो आया वो आया कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद के समय जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये सेनापति हुआ करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये क्या है, सेनापति हुआ करते थे, कोई विशेष नहीं इनके समय में। ठीक है, फिर अगला जो है इनके बाद जो है वो क्यूमर्स। ठीक है, और ये क्यूमर्स जो है ये अल्पवयस्क थे, मैंने 18 से कम, ये कुछ दिन रहे। फिर बाद में जो है वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है क्यूमर्स की हत्या कर दिए, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए वंश का स्थापना किया जिसको बोलते हैं खिलजी वंश। अगला दिन से हम लोग पढ़ेंगे।